आज के लेक्चर में बेटा हम टू फेज मेथड करेंगे। टू फेज मेथड, ये मेथड जो आपके पास है वो आपके जब भी आपके देखो, आप जानते हैं कि आपका सिंपलेक्स मेथड हम कब अप्लाई करते थे? जब आपके पास मोर देन टू वेरिएबल्स होते हैं एलपीपी में प्रेजेंट। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम अगर सॉल्यूशंस को डिस्कस करें तो आप लोगों ने क्या देखा है कि हमने जैसे ही सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की एलपीपी कंस्ट्रेंट आपने कंस्ट्रक्ट करना सीखा। फिर आपने जब दो वेरिएबल वाली एलपीपी थी वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखा। पर जब मोर देन टू वेरिएबल्स की बात आती है तो हम सिंपलेक्स मेथड अप्लाई करते हैं। पर सिंपलेक्स मेथड में भी आपने देखा, आप सिर्फ लेस देन इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट्स को ही हैंडल करते हैं, क्योंकि वहां पर आपके स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। और वहां पर आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, स्लैक वेरिएबल्स को एज ए बेसिक वेरिएबल चूज करके इनिशियल सिंपलेक्स टेबल में जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी यूनिट मैट्रिक्स आती है, आप जो है प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हो और आप अपना जो है अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन गेन करते हो। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट ही आप हैंडल कर पाए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट हो तो आप सिंपलेक्स मेथड डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस होंगे जिनका कोफिशिएंट -1 होगा, जिसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप जो है बेसिक वेरिएबल चूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके कोरस्पॉन्डिंग यूनिट मैट्रिक्स फ्रेम नहीं होती, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनती। ठीक है, तो आपके पास जो है आपको अलग वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी, आपने उन्हें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स कहा। और जो टेक्निक्स आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को यूज करती हैं उनको आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स कहा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को यूज करके आप एक मेथड पहले ही कर चुके हो, बिग एम मेथड, क्योंकि उसमें एम की वैल्यू बहुत बिग होती है तो बिग एम मेथड कहते हो। और क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ -m करके आप इंट्रोड्यूस करते हो और वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए पेनल्टी बन जाती है, तो आप उसको पेनल्टी मेथड के नाम से भी जानते हो। एंड बिकॉज चार्नेस ने उसे डेवलप किया था तो आप उसे चार्नेस मेथड भी कहते हो। ठीक है, तो एनी हाउ वहां पर हमने देखा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके लास्ट में भी सॉल्यूशन में रह सकते हैं। दो तीन सिचुएशन आपकी होती है, चाहते तो हम ये है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को एक बार एज ए बेसिक वेरिएबल हम सिलेक्ट कर ले, उसके बाद जैसे प्रोसीजर ले वो वहां से आउटगोइंग वेरिएबल्स बन जाए, लास्ट तक आपके ना रहे। अगर रहते हैं तो वैल्यू जीरो हो, अगर वैल्यू नॉन जीरो है तब भी उनकी एज ए बेसिक वेरिएबल तो उनकी क्वांटिटी आपके पास क्या हो, जीरो हो। और अगर इनमें से कोई भी केस नहीं बन पाता है, ठीक है, क्योंकि इनमें से अगर कोई केस हुआ तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ पाता और आप अपना जो है आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है। पर अगर इनमें से कोई भी केस नहीं बन पाता कि आपकी क्वांटिटी भी नॉन जीरो है और बेसिक वेरिएबल्स में ये आर्टिफिशियल वेरिएबल रह जाते हैं और इनकी वैल्यू भी नॉन जीरो है, इन दैट केस आप कहते हो कि एलपीपी का जो आपका जो है फिजिबल सॉल्यूशन है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब टू फेज मेथड में आपके पास क्या है, ये भी आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक ही है आपके पास। जैसा नाम से पता चल रहा है दो फेसेस है इसके अंदर, इसीलिए इसे टू फेज मेथड कहते हैं। तो आपके पास इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट फेज के अंदर देखो, जब आपके ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट होंगे या फिर पहले ही इक्वालिटी वाले कंस्ट्रेंट होंगे, देखो दोनों चीजें हैं आपके पास बेटा। सिंपलेक्स मेथड सिर्फ लेस देन इक्वल के ही लिए ही नहीं, अगर पहले से ही इक्वालिटी हो तो भी तो यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहां पे तो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए। तो जो आपकी आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स है वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू हर तरह की जो है इन दोनों तरह के कंस्ट्रेंट्स के साथ डील करती है। ठीक है, तो आपके पास जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल तो दोनों में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट फेज जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल वेरिएबल जो कि बेसिक वेरिएबल के रूल्स उसमें हम क्या है फॉर्म में हम जो इंट्रोड्यूस कराते हैं उनको एलिमिनेट करती है टेबल से, उनको इलिमिनेट करती है टेबल से। ठीक है ना, आपके पास बिगम मेथड में भी हम यही ट्राई करते थे, लेकिन यहां पर फर्स्ट फेज ऐसा करेगा। फर्स्ट फेज जो है क्या काम करता है, फर्स्ट फेज जो है आपके पास रिमूव करता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को इलिमिनेट करता है, ताकि हमें क्या मिल सके, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें मिल सके फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। और सेकंड फेज में हम क्या करते हैं, हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन गेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फेज के आपके कई जो टू फेज मेथड है इसके कई सारे बेनिफिट है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपके पास, टू फेज मेथड प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट प्रोसीजर फॉर रिमूविंग आर्टिफिशियल वेरिएबल्स फ्रॉम द बेसिस। अल्टरनेट प्रोसीजर हम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये काम हम बिगम मेथड में भी करते हैं। ठीक है ना, फॉर रिमूविंग आर्टिफिशियल वेरिएबल फ्रॉम द बेसिस बाय विच वन कैन नॉट ओनली गेट
basic feasible solution but also eliminate redundant equation existing among the constraint. एक्चुअली इसका प्रोसीजर ऐसा है कि ऑटोमेटिकली आपके पास सिर्फ आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, अगर आपकी एलपीपी में कोई रिडंडेंट इक्वेशन है तो वो भी क्या हो जाती है, इलिमिनेट हो जाती है। और दूसरा आपके पास क्या होता है, अगर आपका फिजिबल सॉल्यूशन एलपीपी का एग्जिस्ट नहीं करता होता तो पहले ही इटरेशन को टर्मिनेट कर देता है। ये आपको बार बार सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है उस केस में, ठीक है। ये पहले ही उसको टर्मिनेट कर देगा। तो यानी आपके जो टू फेज मेथड के कितने आपके बेनिफिट हुए, ये आपको बेसिक सॉल्यूशन तो देता ही है, इनिशियल बेसिक, उसके बाद डिपेंडेंट इक्वेशंस को रिमूव करता है, अगर फिजिकल सॉल्यूशन नहीं है तो इटरेशन टर्मिनेट करता है, ठीक है। और इसके लिए ये दो फेजेस में डिवाइड है, फर्स्ट फेज में ही हम इलिमिनेट करते हैं। अब यहां पर सिर्फ हम यही देखेंगे बेटा फर्स्ट फेज का क्या काम है, सेकंड फेज का क्या काम है, ठीक है। फर्स्ट फेज ही हमें बताता है कि सेकंड कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। सेकंड फेज को हम डील ही तब करते हैं जब आपके पास जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना होता है, ठीक है, तभी हम सेकंड फेज को जो है प्रोसेस में लाते हैं। तो रूल्स देखो बेटा फॉर अप्लाइंग टू फेज मेथड, ठीक है, फॉर अप्लाइंग टू फेज मेथड। तो यहाँ पर बेटा ये आपके पास जो है, आप यहाँ पर देखो ये इस तरह के आपके एलपीपी दिए हैं, देखो यहाँ इक्वालिटी टाइप है, इक्वल है। आप इसमें देखो देखते ही पता चल जाता है बेटा यहाँ पे सिंप्लेक्स अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इक्वल है, ठीक है ना। स्लैक वेरिएबल का यहाँ पर काम ही नहीं है, ठीक है, आ ही नहीं सकते, लेस देन इक्वल होता तो सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई होता। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल चाहिएंगे, चाहे ऊपर ना भी लिखा हो, टू फेज ना भी लिखा हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक से ही होगा, चाहे आप बिग एम मेथड लगाओ चाहे आप टू फेज मेथड लगाओ, लगना आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल मेथड ही है, ठीक है ना। तो यहाँ आप ये देखो सबसे पहला काम जो है हमारे पास, वो देखो आपके पास जो है बेटा यहाँ पर ऑब्वियसली हम स्टैंडर्ड फॉर्म तो इसके लिखते ही लिखते हैं। यहाँ बेटा थोड़ा सा आपके पास मिस्टेक हो गई है, इसमें मैक्सिमम ऑफ जेड डैश आपको लिखना था यहाँ पे, जेड डैश या जेड स्टार, क्योंकि ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके, राइट। तो अभी हमारे पास यहाँ क्या है, हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इसमें इंट्रोड्यूस करा लिए हैं। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ कि आपको फर्स्ट फेज लगाने के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी टू अप्लाई फेज वन। तो फेज वन यहाँ पर लिखा हुआ है, फेज वन का सबसे पहला काम आपका है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रीराइट करना। यू विल रीराइट योर ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी गिवन एलपीपी तो एग्जैक्टली ये है आपके पास, पर क्योंकि आप एग्जैक्ट एलपीपी को फेज वन में नहीं लेते, अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि आप यहाँ पर क्या करते हो, सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेंज करते हो, ठीक है। तो वो होती है आपकी ऑक्सिलरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या चेंजेस आप लाते हो, मैक्सिमम टाइप की तो वो होगी ही होगी, मैक्सिमम टाइप की तो वो होगी ही। आप उसमें क्या करते हो बेटा, जेड को देखो चेंज हुआ है तो जेड स्टार हमने नाम दे दिया, पहले भी अगर आपका जेड डैश लिखा है तो भी आप यहाँ पर जेड स्टार लिखेंगे, ठीक है, ऑक्सिलरी के लिए। और बेटा यहाँ पर आप ये देखो आपने क्या करना होता है इसमें, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के तो कोस्ट कोफिशिएंट होंगे -1, इनको आप जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो आपके कोफिशिएंट्स होते हैं उनको आप कहते हैं कोस्ट कोफिशिएंट, ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल के तो -1 होंगे और ऑल अदर वेरिएबल्स के आपके 0 होंगे, ठीक है, चाहे वो स्लैक हो, इंट्रोड्यूस हो या सरप्लस हो, ठीक है, वो आपके पास 0 होंगे, सभी वेरिएबल्स के 0 होंगे एक्सेप्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, और उनके होंगे -1। तो आप रूल्स में भी देख सकते हैं, रूल फॉर अप्लाइंग टू फेज मेथड में सबसे पहला रूल क्या है आपके पास, फेज वन के अंदर पहले फेज वन आएगा, ठीक है। पहला रूल हमारे पास है असाइन ए कोस्ट -1 टू ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड ए कोस्ट 0 टू ऑल अदर वेरिएबल्स इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल कोस्ट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से जो है मैक्सिमाइजेशन आपने प्रिपेयर कर लिया। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट आपके एज इट इज हैं, नो चेंज, देखो बिल्कुल आपने वही कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर नोट किए हैं। नाउ वी विल प्रिपेयर अवर इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। यहाँ पर देखो सीजे आपने लिख लिया है बेटा, ठीक है, सीजे आपने लिख लिया है, 0 0 0 -1 पोस्ट कोफिशिएंट फिलहाल हमारे पास यही है फेज वन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपने x1 x2 x3 यहाँ पर मैं आपको शो भी कर देती हूँ, फर्स्ट तो आपको नजर आ ही रहा है, यस। इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको इन सार की वैल्यू भी आपने पुट कर ली, बिल्कुल यही बनेगी, x1 की -2 2 है वो लिख लिया हमने, x2 की है 1 3 वो भी नोट कर ली, x3 की है 3 4,
ए के कोरस्पॉन्डिंग 1 0 और A1 A2 के कोरस्पॉन्डिंग 0 1। बेटा ये छोटी छोटी मिस्टेक्स यहाँ पर है, आप इनका टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। एक्चुअली ये PDF है, वर्ड में मैंने दूसरी में कर भी दी है, पर ये शेयर आपको कर दी। यहाँ पर कैपिटल, या तो यहाँ पर भी कैपिटल A1 कैपिटल A2 लिखिए, या यहाँ पर भी स्मॉल A1 स्मॉल A2 लिखिए। ठीक है ना, ये सेम करना बेटा इन दोनों को। ठीक है, क्योंकि अभी इस पर काम चल रहा है इस बुक पर, तो इसकी करेक्शंस अभी हो रहे हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक्स जो हैं ये सेम आप लिखना, कैपिटल A1 कैपिटल A2। ठीक है, यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल ये वाला है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, यहाँ ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो ये दोनों आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल देखो यहाँ पर फिर से ये स्मॉल लिखे हुए हैं, इनको कैपिटल ही कर लेना। A1 A2 ये आपके पास है बेटा। ठीक है ना, सेम होना चाहिए, या फिर यहाँ पर स्मॉल कर लेना, स्मॉल A1 स्मॉल A2। अब यहाँ पर देखो CB कॉस्ट कोफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, कॉस्ट कोफिशिएंट A1 A2 के -1 है, देयरफॉर हमने यहाँ -1 लिखा। ठीक है ना बेटा, आपकी क्वांटिटी कितनी है, 2 1 है, यहाँ पर 2 1 लिखा। ये आपको पूरी तरह प्रिपेयर करनी आती है, बिल्कुल वैसे ही आप इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल यहाँ पर प्रिपेयर कर लोगे। फेज 1 में क्या करना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रीराइट करना है, और क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रीराइट कर रहे हैं इसीलिए ये LPP आपकी यहाँ पर कहलाएगी ऑक्सिलरी LPP, ओरिजिनल नहीं है ना ये आपकी। ठीक है, तो आपने ये अपना प्रिपेयर कर लिया। ठीक है बेटा, अब आपने अपना जो है इनके कोरस्पॉन्डिंग आप अपना जो है यहाँ पर जेड जे को वैसे ही आप फाइंड आउट करोगे बेटा। ठीक है, और वैसे ही आप CJ माइनस जेड जे फाइंड आउट करोगे, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा आपके पास क्या वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, वैसे कैलकुलेट करके हमने यहाँ पर देखा तो ये वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक और चीज आपके पास है बेटा, ये जो आपके पास प्रोसेस जो सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है, ये एक्चुअली उस पर्पज से यहाँ पर मैंने किया था कि आपको दोनों मेथड्स क्लियर हों, बाय चांस आपको पता नहीं कौन सी चीज आपके पास प्रोवाइड होती है। यहाँ पर बेटा आपके पास डेल जे काउंट किया हुआ है, डेल जे इज योर जेड जे माइनस CJ। हमने पीछे जितना भी प्रोसीजर किया है वो किया है CJ माइनस जेड जे के लिए, CJ माइनस जेड जे के लिए। ये उसका नेगेटिव है, ये उसका नेगेटिव है, और ये उसका क्योंकि नेगेटिव है आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं है, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने कई एग्जांपल कर लिए हैं, इसमें कोई भी दुराई नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, मैं मेथड बता रही हूँ, आपको जेड जे काउंट करके CJ माइनस जेड जे काउंट करना है। फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है पॉजिटिव एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, अगर करती है तो मोस्ट पॉजिटिव, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको इनकमिंग वेरिएबल आपको चाहिए। प्रोसीजर थोरोली आपका सिंप्लेक्स मेथड का यहाँ है, बिल्कुल थोरोली सिंप्लेक्स मेथड का। अब आप अगर डेल जे अगर उससे कर रहे हो तो ये क्या है, आपके पास जेड जे माइनस CJ है, उसका नेगेटिव है, तो उसका नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, डेल जे को हम ये कहते हैं कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो CJ माइनस जेड जे क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, और डेल जे की वैल्यू है जेड जे माइनस CJ, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। इसमें अगर एक भी नेगेटिव मिल जाए तो हम नेगेटिव में मिनिमम ढूंढते हैं, और उसमें हम क्या ढूंढते थे, पॉजिटिव मिल जाए तो पॉजिटिव में मैक्सिमम ढूंढते थे। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि ये आपके सिर्फ लिखने पे है कि आप CJ माइनस जेड जे काउंट कर रहे हैं, जेड जे माइनस CJ। अगर दूसरा काउंट करेंगे तो आपका प्रोसीजर बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस, मैक्सिमम की जगह मिनिमम, ये वाली चीजें आपके पास आती हैं। एनी हाउ आप पहले वाले तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले वाले तरीके से सॉल्व करिए, और आपके जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल देखो यहाँ पर रिप्लेस हो गया, X3 आपके पास आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके इन लास्ट आपकी सारी की सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव हैं। ठीक है, सिंस ऑल डेल जे आर पॉजिटिव, अब यहाँ पर क्या हुआ है आपके साथ, इसमें देखो आपने देख पाए कि यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल्स बेसिक वेरिएबल्स से गया है, सिर्फ एक, A1 नहीं गया है, राइट। A1 को तो हम कर ही नहीं पाए एलिमिनेट यहाँ से, और आपके पास जो है एंड में डेल जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि अगर हमने यहाँ पे CJ माइनस जेड जे लिया होता तो वो लेस देन इक्वल टू 0 हो चुका होता, लेस देन इक्वल टू 0 होती तो आगे हम स्टेप ही नहीं ले सकते। इसका मतलब यहाँ पर आपकी प्रोसेस टर्मिनेट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो है यही ऑक्सिलरी LPP का फिजिबल सॉल्यूशन है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। ठीक है, बट इसके कोरस्पॉन्डिंग तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू माइनस आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्या है, यहां पर आप फेज 2 में एंटर नहीं करेंगे, फेज 2 में एंटर नहीं करेंगे। ये आपका नेक्स्ट रूल है, आप यहां पर देखो, सोल्व द ऑक्सिलरी प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, जब आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेते हैं, अपनी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बना लेते हैं, उसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करो।
आपको कुछ नहीं देखना। उसके बाद आप मैक्सिमम जो आपका लास्ट में सॉल्यूशन आता है उसको नोटिस करो कि आपके जो है जेड स्टार की ऑप्टिमम वैल्यू क्या आ रही है। अगर वो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, एंड एटलीस्ट इफ नेगेटिव एंड एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स इन द ऑप्टिमम बेसिस, ऐसा तभी होगा, नेगेटिव तभी आएगा जब आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आपके अपीयर करेंगे। एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल वेक्टर appears in the optimum basis at a positive level. In this case, do not proceed phase 2. आप जो है फेज 2 में नहीं जाएंगे, यानी आपका इस केस में जो है सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। अब मैक्सिमम ऑफ जेड स्टार देखो 0 है, तो एटलीस्ट ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है बेटा। अगर जेड स्टार 0 है, यहाँ लेस देन 0 में तो फेज 2 आएगा ही नहीं। अगर जेड स्टार 0 है तो आपके पास क्या होगा, एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेक्टर अपियर्स इन ऑप्टिमम बेसिस एट 0 लेवल, अपियर करेगा लेकिन 0 लेवल पे, तब भी आप फेज 2 में जाएंगे। तीसरे केस में देखो, अगर 0 होता है और कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर नहीं होता, तो आपको ऑप्टिमम बेसिस मिल रहा है, तो भी आप फेज 2 जाएंगे। यानी कि फेज 2 आपका कब, आप फेज 2 जो है प्रोसेस में लाते हैं, जब आपके पास आर्टिफिशियल वेक्टर मैक्सिमम, सबसे पहले तो मैक्सिमम जेड स्टार 0 होना चाहिए, दोनों में ही 0 होना चाहिए। और या आर्टिफिशियल वेक्टर अगर आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो उसकी वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए। और यहां पर अगर क्या है, नो आर्टिफिशियल वेक्टर अपीयर्स, ठीक है ना। फर्स्ट केस में आप देख ही रहे हैं लेस देन 0 है, लेकिन आपका अपीयर हो रहा है पॉजिटिव लेवल पे, यही आपका यहां पर हुआ है। इस केस में आप देख सकते हैं आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है अपीयर यहां पर होगा बेटा, ठीक है, पॉजिटिव है, 5/4 इसकी वैल्यू है, 5/4। तो इसलिए जो है यहाँ फेज 2 आप नहीं लेंगे और आपका फिजिकल सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, नो नीड टू एंटर फेज 2। अब एक और क्वेश्चन आप करके देखो जिसमें आपको लगेगा कि फेज 2 में हमें जाना है। मिनिमाइजेशन आपकी प्रॉब्लम आपके पास है, ठीक है, ये पूरी प्रॉब्लम देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट आपके हैं, मिनिमाइजेशन। ये आपने यहाँ पर जो है अपने सरप्लस वेरिएबल आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आपने इंट्रोड्यूस किए, आपने फेज 1 के लिए अपनी ऑक्सिलरी एलपीपी तैयार की, सभी वेरिएबल्स के कॉस्ट कोफिशिएंट 0 हैं एक्सेप्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल, उनके -1 है, ठीक है। तो अब आपने सिंप्लेक्स टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली, A1 A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल है, आपने अपना सिंप्लेक्स मेथड पूरा का पूरा लगाया, ठीक है। लास्ट में आपका सिंप्लेक्स मेथड खत्म हो चुका है और अब आप ये देखेंगे कि आपके बेसिक वेरिएबल कौन से बचे हैं, x1 x3, ये तो आर्टिफिशियल नहीं है, इसका मतलब आपके पास क्या है, मैक्सिमम ऑफ जेड स्टार की वैल्यू 0 है, ऑटोमेटिकली मैक्सिमम जेड स्टार की वैल्यू 0 होगी बेटा। आप खुद ही सोचो, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं, यानी दोनों 0 बन गए हैं, तो मैक्सिमम हमेशा 0 ही रहेगा ये, ठीक है ना, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है बेटा। तो अब यहां पर आप ये देखिए कि आपके पास जो है, अब आपको फेज 2 में एंटर करना है। फेज 2 में अब आप क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, x1 x3 यहां से आप स्टार्ट करेंगे, और इसकी वैल्यू x1 x3 की वैल्यू यही होगी, 1 -1/2 0 -1/4 -1, ये बिल्कुल एज इट इज यही टेबल में लिखी जाएगी, ना कि आप ये वाली टेबल में लिखेंगे, ये नहीं, आपकी जो लास्ट में बची है ना वैल्यूज, वही आप लिखेंगे जो लास्ट में आपकी बची हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपकी सिंप्लेक्स टेबल है, सिंप्लेक्स टेबल सिर्फ इतनी बची, ठीक है ना। ओके बेटा, अब आप यहाँ से देखिए आपको यहाँ कितना बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट किस किस चीज का हुआ है, सबसे पहले तो देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जा चुके हैं, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये हुआ है, आपके पास इटरेशन आपको मिनिमम यहाँ पे लगेंगे। मिनिमम क्यों लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको देखो बिल्कुल सॉल्व हुई, पूरी की पूरी आपको मिल गई है, अदरवाइज आप कहाँ से स्टार्ट करते, आप अपनी जो है यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ से कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट करते। एक और चीज बेटा, जब आप फेज 2 लगाओगे तो आप अपना, जब आप फेज 2 लगाएंगे तो आप अपना जो है स्टार्टिंग वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे, स्टार्टिंग वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे जब आप फेज 2 लगाएंगे तो स्टार्टिंग वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपका गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह मैक्सिमम जेड डैश किस लिए लिखा है, क्योंकि वो मिनिमाइजेशन ऑफ जेड था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इसको मैक्सिमम जेड डैश लिख दिया है। बस अब इस पर आप अपना सिंप्लेक्स मेथड लगा दो, आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। इसका बेनिफिट यही है, रिडंडेंट इक्वेशन जितनी होती है वो पीछे ही छूट जाती हैं, आपको डायरेक्ट मिल जाता है। 2 बार अप्लाई बेशक करना पड़ता है लेकिन आपको डायरेक्ट मिलता है। देखो आपके पास एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपके पास 3 कंस्ट्रेंट यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन टाइप का है, ठीक है। आपने स्लैक और आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ इंट्रोड्यूस किए। फेज 1 में सबसे पहले तो आपने रीराइट किया ऑब्जेक्टिव फंक्शन,
कंस्ट्रेंट्स एज इट इज हैं, आपने अपनी टेबल बनाई, उस पे सिंप्लेक्स मेथड लगाया, लगाने के बाद आपने देखा कि x1 x2 s3 नहीं है इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल लास्ट में, ठीक है। इसका मतलब आपके पास क्या है यहाँ पर, और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फेज टू में जा सकते हैं। फेज टू में जाएंगे तो ये तीनों ही पूरी की पूरी ये टेबल उठाएंगे आप। देखो यहीं से स्टार्ट किया है बेटा आपने, बिल्कुल एज इट इज x1 x2 s3 पूरी टेबल वही उठाई है, ठीक है। इस पर आप जो है कैलकुलेशन करेंगे अपनी, ठीक है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो इस तरह से जो है आप अपना जो है डील कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो बेटा मुझसे पूछो, प्रोसेस में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी। सिंप्लेक्स मेथड है, मैं इसलिए आपको नहीं बता रही कि 3/2 कैसे आया, 2/5 कैसे आया, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड हम कर चुके हैं, आपका वही प्रोसीजर रहता है। आप सीजे माइनस जेड जी कैलकुलेट करते हैं, आप देखते हैं कि वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन, नहीं है तो आपको स्टेप्स रिवाइज करने हैं। सबसे पॉजिटिव वैल्यू ढूंढो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम आपका इनकमिंग कॉलम है, इनकमिंग वेरिएबल है। फिर आप रिप्लेसमेंट रेशियोज निकालो, ठीक है, उसके मिनिमम वाला आपका आउटगोइंग वेरिएबल्स है, फिर आप उनको रिप्लेस करो। आप की एलिमेंट को यूनिटी बनाओ, अगर ऑलरेडी है तो फिर आप उसके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट को जीरो बनाओ रो ऑपरेशन लगा करके, ठीक है। आपकी फ्रेश टेबल तैयार हो जाएगी, और उस टेबल में फिर से आप जेड जे माइनस सी जे इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे, वही सी जे माइनस जेड जे वाली। तो आपका प्रोसीजर जो है रिपीट होता रहेगा। मेन चीज थी फेज वन और फेज टू में आपको क्या करना है। फेज वन में ऑक्सिलरी एलपीपी होगी, बिकॉज यू रीराइट योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और फेज टू में आपका वही ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप लिखते हो। जैसे यहाँ मैक्सिमम ऑफ जेड 5x1 प्लस 8x2 है, तो आपका फेज टू में आपका यही ओरिजिनल आपका जो था वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ओके बेटा, क्लियर हुआ है? यस बच्चों, यस मैम, क्लियर है। ठीक है बेटा। तो कल जो है, कल के लेक्चर में थोड़ा और आप इसमें एक दो एग्जांपल्स करके देख लो बेटा। कोई डाउट हो तो मुझे बताना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ग्राफिकल मेथड पे तो क्वेश्चन रेयर केस में आता है बेटा, सिंप्लेक्स, बिगेम या टू फेज से ही क्वेश्चन आते हैं 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इन तीनों में से कोई क्वेश्चन ना बना हो, या फिर कंप्लीट क्वेश्चन इन्हीं में से बन जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं इस यूनिट में, 100% न्यूमेरिकल आते हैं। कई बार एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल आ जाता है, कई बार दोनों न्यूमेरिकल आ जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल तो आते ही हैं। आप किसी भी हाल में सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड, ये टू फेज मेथड नहीं छोड़ सकते, अगर आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करना चाहते हो तो, क्योंकि ऐसा रेयर केसेस में होता है। ये तीनों मेथड मिल करके आपका कंप्लीट क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ थ्योरी आपका कंप्लीट क्वेश्चन नहीं ले सकती। देखो इसमें से थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आता है, इसका ऑब्जेक्ट मतलब आप क्या करते हो, इसको डेफिनेशन, स्कोप, रेलिवेंस, ये जो है सारी चीजें आप इसकी देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेशंस भी आप इसकी देखते हो। लेकिन जो है आपके पास वो कभी कभार 16 मार्क्स में आपका आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कम चीजें पूछ ली जाती है 8 मार्क्स में, वो 8 में फिर न्यूमेरिकल। और ग्राफिकल मेथड का न्यूमेरिकल तो आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से 5 to 10% ही चांसेस होते हैं आने के, बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत है तो लेकिन वो क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन में ना पूछ लिया जाए कोई हल्का सा क्वेश्चन डाल करके ग्राफिकल मेथड का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको तीनों मेथड्स पे अपना जो कमांड बनानी होगी, तीनों ही मेथड पे, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट है आपका डीजनरेसी। डीजनरेसी में सिर्फ आपकी क्या होती है बेटा, एक कंडीशन आती है, आपकी कंडीशन डेवलप होती है। आप देखो रिप्लेसमेंट रेशो आप सबने काउंट किए हुए हैं ना, रिप्लेसमेंट रेशो। तो डीजनरेसी की प्रॉब्लम आपकी कब आती है, कब आप फेस करते हो, जब आपके रिप्लेसमेंट रेशो इक्वल हो जाते हैं, तब आपकी डीजनरेसी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है बेटा। और डीजनरेसी में आपको क्या है, देखो या तो आप रेंडमली किसी एक को सिलेक्ट करें, रेंडमली एक को सिलेक्ट करें तो पता चले आप एक दो बार आपने पूरा साइकिल घुमाया है अपने स्टेप्स का, और आप फिर से वही टेबल तैयार हो गई आपकी, ऐसा भी हो सकता है। फिर आप दूसरे वाला सिलेक्ट करेंगे, तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। यहाँ पर जो है आपके एक दो, हम यहाँ पर जो मेथड है कि पहले आप हमेशा उस रूल के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करें, तो आप जो है सिचुएशन से बच सकते हैं। तो डीजनरेसी में आपके पास क्या होता है, या तो मल्टीपल सॉल्यूशंस आपके एग्जिस्ट करते हैं, या फिर आपका साइकिल जो है इन्फिनिटली टाइम जो है चलता रहता है, ठीक है। तो ये डीजनरेसी का आपका है, देखो बिल्कुल सिंपल,
कोई मेथड, कोई चेंज नहीं है इसमें, कोई मेथड नहीं है, डीजेनरेसी में कोई मेथड नहीं है आपका, उसमें सिर्फ एक चीज आपको डील करनी बताई जाएगी, हाउ टू सिलेक्ट योर इनकमिंग वेरिएबल इफ योर रिप्लेसमेंट रेशियो आर सेम। ठीक है ना, दो की वैल्यू भी सेम हो सकती है, तीन अगर कैलकुलेट हो बाई चांस, तीनों में वैल्यू भी सेम हो सकती है आपकी। ठीक है ना, तो सिर्फ उससे डील करना हम सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा यहाँ प्रोसेसर आपके पास लिखा हुआ है। यस, डीजेनरेसी का आप देख लीजिए। आज ही बता देती हूँ मैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इन एन एलपीपी इज कॉल्ड डीजेनरेसी। जब आपका डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आता है, आप जानते हैं डीजेनरेट आपके पास जो है कब आता है, ये सिचुएशन डीजेनरेसी तभी आती है आपके जब टाई आपके पास आ जाता है रिप्लेसमेंट रेशो के अंदर। ठीक है, और डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आप जानते हैं कि जब आपके पास क्या होता है, किसी ना किसी आपके बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू जो है जीरो हो। Degeneracy is revealed when a basic feasible solution contains a smaller number of non-zero variables than the number of independent constraints. Obviously इसका मीनिंग यही है कि आपके पास उनकी वैल्यू क्या है, जीरो हो। When at the initial stage while forming the initial simplex table, if the value of some basic variables are zero, and if at any iteration there is a tie in the minimum replacement ratios। ठीक है, यही चीज हमारे पास कह रहे हैं कि आपके पास मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो जो आप करते, रिप्लेसमेंट रेशियो करते हैं, आरआर जो निकालते हैं, वो यूनिक ना हो। तो इन केस ऑफ टाई, इफ वी सिलेक्ट एनी ऑफ द आर्बिट्रेरी रोज, it may be possible that the subsequent iteration may not produce improvements in the value of objective function। इसका मतलब यही है, अगर हम आर्बिट्रेरीली किसी भी रो को सिलेक्ट कर लेंगे एज एन, किसी भी रो को हम मान लेंगे, किसी सिलेक्ट कर लेते हैं और उसकी कोरस्पॉन्डिंग हम इन आउटगोइंग वेरिएबल सिलेक्ट कर ले, ऐसा पॉसिबल है कि आप कुछ इटरेशन लगाए और वो आपके सॉल्यूशन को इंप्रूव ही ना करे, वहीं रह जाए। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज साइक्लिंग। इन दिस केस वी हैव टू गो बैक एंड चूज अनदर रो, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, one can avoid the situation of cycling which arises due to G and degeneracy in LPP by the adopting the following procedure। किस तरह से हम रिप्लेसमेंट रेशियो को चूज करें? डिटरमाइन द नॉन नेगेटिव रेशियो ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स। क्वांटिटी कॉलम्स को मत लो बेटा, यूनिट मैट्रिक्स का आप लो, फर्स्ट कॉलम ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स, टू द एंट्रीज ऑफ द एंटरिंग वेरिएबल, टू द एंट्रीज ऑफ द एंटरिंग वेरिएबल। रिप्लेसमेंट रेशियो हम कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी कॉलम के साथ डिवाइड करते हैं हम किनकी एंट्रीज को, एंटरिंग वेरिएबल की एंट्रीज को। ठीक है ना, लेकिन अगर आपकी जो है ये वहां पर टाई आ जाता है, तो आप क्या करो, क्वांटिटी कॉलम को लीव कर दो, उसके बाद आप फर्स्ट कॉलम दो यूनिट मैट्रिक्स का। ठीक है, और फिर जो आपके पास जो है, मतलब क्वांटिटी कॉलम की जगह आप यूनिट मैट्रिक्स की एंट्रीज लो, वन और जीरो वाली। देन चूज द मिनिमम ऑफ द वैल्यूज अकरिंग एट द प्लेस ऑफ टाई, फिर चूज करो। इफ यू फाइंड अगेन टाई, देन कंप्यूट द रेशियो ऑफ द सेकंड कॉलम ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स, ratio of the second column of the unit matrix to the entry of the entering variable। we continue the process till the ratio do not break the tie। यहाँ पर इसको एग्जांपल में हम देख लेते हैं बेटा, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो, अब हमें अवॉइड करना है। वी डिवाइड द नॉन नेगेटिव रेशियो ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 बाय द एंट्रीज ऑफ द एंटरिंग वेरिएबल 1 0। आपके पास देखो, आपका क्वांटिटी था 8 4, इसको अब हम जस्ट ए सेकेंड, यस, क्वांटिटी है हमारी 8 4। ठीक है, 8 4 यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर जो है आपके पास अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो आपका रिप्लेसमेंट रेशियो जो है टाई हो रहा है, हम इसको लीव कर देंगे और फर्स्ट कॉलम जो यूनिट मैट्रिक्स को मेंटेन करता है, ये है ना आपकी कंप्लीट यूनिट मैट्रिक्स, इसका फर्स्ट कॉलम है 1 0, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और आपका जो ये है इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है ना, x2, 4 2 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर बेटा आपने देखा, क्या लिखोगे, 1/4 0/2। ठीक है, so here we found the minimum ratio to be 0 and the tie has been broken। ऐसा मोस्टली केसेस में आपका हो जाएगा बेटा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, we select the second row, thus the complete initial simplex table is, आपके पास क्या होगी, ये आपकी जो है न्यू सिंप्लेक्स टेबल आपकी बन जाएगी। ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप काम करोगे, बहुत ही सिंपल है, आपको इस तरह से प्रोसीड करना है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, डीजेनरेसी ब्रेक कर लोगे।
ठीक है। तो डीजनरेसी की प्रॉब्लम कब अराइज होती है, या तो आपका डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन जाए, यानी आपके बेसिक वेरिएबल्स में किसी की वैल्यू 0 हो, या फिर आपके रिप्लेसमेंट रेशियो जो है टाई हो जाए, तब आपकी जो है डीजनरेसी की प्रॉब्लम आती है। रिप्लेसमेंट रेशियो वाली तो आपके पास क्या है, इस तरह से आपकी, आप क्या कर सकते हो, इस मेथड से अगर आप चूज करोगे तो आप टाई को ब्रेक कर सकते हो। सो दिस इज योर डीजनरेसी कॉन्सेप्ट। आवर लास्ट कॉन्सेप्ट इज डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। आई थिंक इसे कल ही कराते हो, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। राइट बेटा? यस मैम। हाँ, उसको हम कल कर लेंगे और इसके साथ ही आपकी जो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।